हमारा आज का वीडियो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के बारे में है, जिसको कई भागों में बांटा गया है और साथ ही इन अधिकारों पे कौन कौन से निबंधन हैं ये भी बताया गया है। जैसा कि हम अपनी पिछली वीडियोस में पढ़ चुके हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 जो अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिया गया है, उसमें 6 मूल अधिकार दिए गए हैं, जिसमें अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार, 19 से लेके 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार, 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार, 25 से लेके 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, 29 और 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, और सबसे बाद में आता है अनुच्छेद 32 जिसमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 जो समानता के अधिकार की बात करता है, उसे हम अपनी पिछली वीडियोज़ में डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन आज की वीडियो में हम अनुच्छेद 19 को, जो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आप कह सकते हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 19 के जो अलग अलग खंड दिए गए हैं उनको देखेंगे। जैसे अनुच्छेद 19 का खंड ए, जिसमें सभी नागरिकों को बोलने की और अपनी अभिव्यक्ति मतलब अपनी बात रखने की स्वतंत्रता दी गई है। अगर साधारण शब्दों में देखें तो इस स्वतंत्रता में लिखकर, चिन्हों से या किसी भी अन्य तरीके से आप अपनी बात कह सकते हैं। कोई भी व्यक्ति अपनी इस स्वतंत्रता का प्रयोग अपने भाषण या अखबारों से या किसी भी और तरीके से अपनी बात को कह सकता है। इस विषय पर हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केस देखेंगे, जो है रोमेश थापर वर्सेस मद्रास राज्य का केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने बोलने की स्वतंत्रता का प्रयोग करता है तो अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का अधिकारी है। यानी कि अगर किसी के पास बोलने का अधिकार है तो उसको अपनी बात दूसरों तक पहुंचाने का अधिकार भी इसमें शामिल है। इसी तरह से एसपी गुप्ता के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 19 के खंड ए में जो इतने भी सरकार के मामले हैं उनको जानने का अधिकार भी शामिल है। यानी अनुच्छेद 19 का खंड ए सिर्फ वाक अभिव्यक्ति की ही स्वतंत्रता नहीं देता, बल्कि सभी नागरिकों को सरकार के मामलों को जानने का अधिकार भी देता है। एक और इम्पॉर्टेंट केस देख लेते हैं, जो है राज्य बनाम चारुलता जोशी केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जेल में बंद कैदियों का इंटरव्यू लेना, उनसे पूछताछ करना कोई पूर्ण अधिकार नहीं है, बल्कि उस पर भी 19(2) में जो निबंधन दिए गए हैं वो लगाए जा सकते हैं। इसी तरह से मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विदेश में घूमने का अधिकार भी अनुच्छेद 19 में ही शामिल है। ये भी अनुच्छेद 19 में एक मूल अधिकार है। इस तरह से अगर आप मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस को देखें तो इसने अनुच्छेद 19 के को और ज़्यादा फैला दिया है, उसका और ज़्यादा विस्तार कर दिया है। अब हम अनुच्छेद 19 के खंड ए पर लगाए गए निबंधनों को देखेंगे, जिन्हें रेस्ट्रिक्शंस भी कहते हैं, जो अनुच्छेद 19(2) में दिए गए हैं। इसमें कहा गया है कि नागरिकों की वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर 8 तरह के निबंधन लगाए जा सकते हैं, जिसमें पहला है राज्य की सुरक्षा। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के बोलने से, उसको अपनी बात कहने से राज्य की सुरक्षा को, राज्य की सिक्योरिटी को कोई भी खतरा हो तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। दूसरा निबंधन है विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध। यानी कि जिस देश से, जिस राज्य से हमारे अच्छे संबंध हों, अगर हमारी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के इस्तेमाल से, उसके प्रयोग से हमारी उस स्वतंत्रता पर आघात पहुंचता हो, जिससे हम विदेशी राज्यों के साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंध बना सकते हैं, तो इस पर रोक लगाई जा सकती है। तीसरा निबंधन है लोक व्यवस्था, मतलब शांति व्यवस्था। यानी कोई भी ऐसी बात जिससे समाज में अशांति हो तो उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। चौथा निबंधन है शिष्टाचार या सदाचार, मतलब कि कोई भी ऐसी बात जो अश्लील हो या अनैतिक हो, उस पर भी रोक लगाई जा सकती है। आप कोई भी ऐसी बात नहीं कह सकते हैं जो अश्लील हो या अनैतिक हो। पांचवा निबंधन है न्यायालय की अवमानना। लेकिन न्यायालय की अवमानना के आधार पर भी आपकी वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर रोक लगाई जा सकती है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि अवमानना किसे कहते हैं। देखिए, 2 तरह की अवमानना होती है, एक सिविल अवमानना और एक दांडिक अवमानना। सिविल अवमानना का मतलब है जब कोर्ट ने आपको कोई आदेश दिया या कोई भी जजमेंट दिया, कोई भी निर्णय दिया और आपने उसको फॉलो नहीं किया, उसको नहीं माना, तो उसे कहेंगे सिविल अवमानना। और दांडिक अवमानना का मतलब है जब आपने किसी न्यायाधीश या किसी जज की निंदा की, उनका अपमान किया,
तो वो आ जाएगी आपकी दांडिक अवमानना में। छठा निर्बंधन है मानहानि। कोई भी ऐसी बात जिससे किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा रेपुटेशन को नुकसान हो, उस पर रोक लगाई जा सकती है। सातवां निर्बंधन है अपराध उद्दीपन, यानी कोई भी ऐसी बात जिससे किसी व्यक्ति को कोई अपराध करने के लिए उकसाया गया हो, भड़काया गया हो, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। इसमें सबसे लास्ट में आता है आठवां निर्बंधन, भारत की प्रभुता और अखंडता। इसमें कोई भी ऐसी बात शामिल है जिसमें भारत से किसी भी राज्य को अलग होने के लिए उकसाया गया हो या भड़काया गया हो, तो उस पर रोक लगाई जा सकती है। और तो ये तो था। अब आप आगे देखिए कि 19(2) में तो दिए गए जितने भी निर्बंधन थे वो तो सिर्फ अनुच्छेद 19 के खंड ए पर लगाए गए हैं। आगे बढ़ने से पहले ये देखना ज़रूरी है कि अनुच्छेद 19 का खंड बी भी अलग अलग निर्बंधनों के साथ दिया गया है, यानी कि उसके जो निर्बंधन है वो 19(3) में दिए गए हैं। तो 19(2) का खंड बी ये कहता है कि सभी नागरिक शांतिपूर्वक और बिना हथियारों के सम्मेलन की उनके पास स्वतंत्रता है। दूसरे शब्दों में बिना हथियारों के पब्लिक में जुलूस निकालना, सभा करना, ये सब आपका 19 के खंड बी में दिया गया है। लेकिन इस पर भी 19(3) में रेस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, जिसमें 2 निर्बंधन दिए गए हैं। पहला निर्बंधन है भारत की प्रभुता और अखंडता, जो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और दूसरा निर्बंधन है लोक व्यवस्था, मतलब शांति व्यवस्था, ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है 19 का खंड सी, जिसमें संघ, संगठन, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। इसमें किसी भी नागरिक को कोई भी कंपनी, सोसाइटी, पार्टनरशिप, जिसे साझेदारी भी कहा जाता है, कोई भी राजनीतिक दल बनाने की स्वतंत्रता शामिल है। इसके 19(4) में 3 निर्बंधन दिए गए हैं, जिसमें पहला निर्बंधन है भारत की प्रभुता और अखंडता, दूसरा निर्बंधन है लोक व्यवस्था और तीसरा है आपका सदाचार। ये सब 19(2) में ही पहले डिस्कस किए जा चुके हैं। इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का खंड डी, जिसमें भारत में कहीं भी आवास संचरण, मतलब बिना किसी रोक टोक के घूमना फिरना शामिल है। भारत का कोई भी नागरिक पूरे भारत में कहीं भी आ जा सकता है, घूम सकता है। लेकिन ये जो स्वतंत्रता है वो भी बिल्कुल पूर्ण नहीं है, बल्कि इस पर भी 19(5) में 3 निर्बंधन लगाए जा सकते हैं, जिसमें पहला है साधारण जनता के हितों में, दूसरा है अनुसूचित जनजाति के हितों में। साथ ही एक और निर्बंधन ये भी है कि राज्य कोई भी कानून बनाकर, विधि बनाकर इस स्वतंत्रता पर आपकी रोक लगा सकता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 19 के खंड ई की, जिसमें भारत के किसी भी क्षेत्र में बस जाने की स्वतंत्रता या निवास करने की स्वतंत्रता नागरिकों को दी गई है। दूसरे शब्दों में भारत का देखिए कोई भी नागरिक है वो भारत में कहीं भी रह सकता है, वो बस सकता है। इसके लिए उसे किसी की अनुमति की, किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अनुच्छेद 19 का जो खंड ई है, इसके जो निर्बंधन है खंड डी की तरह ही 19(5) में दिए गए हैं। मतलब कि दोनों ही खंड डी और ई, जिसमें आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और ई में आपको भारत में आपको घूमने फिरने की स्वतंत्रता, और ई में आपको भारत में कहीं भी बस जाने की जो स्वतंत्रता थी, उन दोनों के निर्बंधन 19(5) में दिए गए हैं। अक्सर कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, उन्हें ये पता नहीं होता कि दोनों जो खंड हैं, चाहे वो डी हो या ई हो, उनके निर्बंधन एक ही जगह पर दिए गए हैं। एक और बात जो हमें आगे बढ़ने से पहले देख लेनी ज़रूरी है, वो है अनुच्छेद 19 का खंड एफ। अब देखिए जो खंड एफ है ये हमारे मूल अधिकारों में शामिल नहीं है, क्योंकि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 से निकाल दिया गया है। इसलिए अब हम अनुच्छेद 19 के आखिरी खंड, मतलब खंड जी पर आते हैं, जिसके निर्बंधन 19(6) में दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 का खंड जी भारत के सभी नागरिकों को कोई भी व्यापार, कारोबार करने की स्वतंत्रता देता है। यानी भारत में कहीं भी कोई भी नागरिक कोई भी कारोबार कर सकता है, व्यापार कर सकता है। और इस पर हम एक इम्पॉर्टेंट पहले केस देख लेते हैं, जो है हाथी सिंह मैन्युफैक्चरिंग बनाम भारत संघ का केस। इस केस में कोर्ट में ने ये क्लियर कर दिया कि कोई भी कारोबार करने के साथ नागरिकों को उसे बंद करने का अधिकार भी शामिल है। यानी अगर कोई नागरिक कोई कारोबार, व्यापार शुरू करता है तो वो उसको बंद भी कर सकता है। राज्य किसी भी नागरिक को कोई व्यापार या कारोबार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। अब इसके निर्बंधन देख लेते हैं, जो है 19(6) में दिए गए हैं।
जिनमें पहला निर्बंधन है साधारण जनता के हितों में, यानी कोई भी ऐसी आप पर रोक लगाई जा सकती है जिससे आपके कारोबार से, आपके व्यापार से जनता के हितों पर, उसके कल्याण पर गलत प्रभाव पड़ रहा है। निबंधन है राज्य को कोई भी ऐसा कानून बनाने का अधिकार जिससे राज्य अपने कंट्रोल में किसी भी निगम को कोई भी व्यापार या कारोबार चलाए जाने की पावर देता है। अब हम अनुच्छेद 19 को शॉर्ट में देखेंगे ताकि आपको उसे पढ़ते वक्त कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 19 का खंड ए, जो आपको वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और उसके निर्बंधन 19(2) में दिए गए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 19 का खंड बी, जो शांतिपूर्वक और बिना आयुध के, बिना हथियारों के सम्मेलन करने की, संघ करने की आपको स्वतंत्रता देता है। इसके निर्बंधन 19(3) में दिए गए हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 19 का खंड सी, जो संघ, संगम, सहकारी समिति बनाने की स्वतंत्रता देता है। इसके निर्बंधन 19(4) में दिए गए हैं। इसके बाद 19 का खंड डी, जो भारत में अबाध संचरण यानी आपको घूमने फिरने की कहीं पर भी स्वतंत्रता देता है। इसके निर्बंधन 19(5) और इसी तरह से अनुच्छेद 19 का खंड ई, जो भारत में कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता देता है। इसके निर्बंधन भी 19(5) में ही दिए गए हैं। अनुच्छेद 19 का खंड एफ, जैसा कि हम पहले ही पढ़ चुके हैं, 44वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया है, निरस्त कर दिया गया है। और इसके बाद आता है अनुच्छेद 19 का खंड जी, जो भारत के नागरिकों को कोई भी व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता देता है और इसके निर्बंधन 19(6) में दिए गए हैं।